शशि थरूर कह रहे हैं कि बहुत कुछ निकल नहीं पाया, बहुत कुछ चीजें मेरे पास आ पाई हैं, डिटेल नहीं आ पाई है। बात सही है। अभी तो चूंकि बजट भाषण 1 घंटा 20 मिनट का था, 1 घंटा 20 मिनट में पूरे जो है 1 साल की जो योजनाएं होती हैं, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका डिटेल तो बजट भाषण में नहीं आ सकता। आने के बाद ही पूरा जब बजट भाषण पढ़ने को मिलेगा तभी पता लगेगा। लेकिन एक बात जो इसके पहले हमारे वक्ता थे, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि शिक्षा, इस देश में शिक्षा की व्यवस्था की कमी है। देखिए, कोई भी देश हो, जब वहाँ अगर बेसिक शिक्षा अच्छी है, आप प्राइमरी स्कूलों को देख लीजिए, वहाँ न बैठने की जगह है, न कमरे वहाँ पे हैं, पेड़ के नीचे जो है बिहार है और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पेड़ के नीचे विद्यालय चल रहा है। अगर हम बेसिक शिक्षा को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब जैसे कह रहे थे कि लोग दिल्ली आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ से तमाम वहीं के लोग IAS PCS तमाम बन के निकलते हैं। लेकिन जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और जब तक प्राइमरी शिक्षा अच्छी नहीं होगी तब तक शिक्षा में जो जोर उतना होना चाहिए वो नहीं आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक किसी भी देश के लिए सही होना एक रीढ़ की हड्डी हो सकती है। तो मेरा तो इस बजट भाषण में शिक्षा के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखा। हाँ, कुछ जो है इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ 5 यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, और 5 यूनिवर्सिटी 22 इतने स्टेट हैं। अब 5 यूनिवर्सिटी किस स्टेट को मिलेगा, वहाँ क्या स्थिति है, ये तो बाद में पता लगेगा पढ़ने पे। लेकिन मेरा मतलब है कि हर स्टेट में कम से कम 3-3, 4-4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अब उसको अगर उत्तरांचल से कंपेरिजन करोगे, उसको हिमाचल से कंपेरिजन करोगे, ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को कम से कम 5 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहिए, तब जाकर के वहाँ पूर्ति होती है। 25-26 करोड़ की आबादी है जिसमें स्टूडेंट बहुत हैं। लेकिन यही है, जब तक जो है बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पे इन्होंने अपना जो है क्या है ढांचागत सुविधा जो है ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आज अगर ढांचागत सुविधा की बात देखें तो आप कहीं भी देश में निकल जाएं तो आपको सड़कें बहुत अच्छी मिलेगी, चमाचम सड़कें मिलेगी। लेकिन जब आप हाईवे छोड़ देते हो, हाईवे के बाद जब आप किसी गांव कस्बे में जाते हो तो वहाँ स्थिति उन चमचमाती हुई सड़कों पर लोगों की दिक्कत यह है कि टोल टैक्स बहुत हैवी है। ठीक है सर्वेश जी, ऐसा नहीं है। किसानों की आपने बात की, ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करने की बात की गई है, प्रोडक्शन ट्रेनिंग मार्केट को बढ़ावा देने की बात है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत है। तटवर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना है। बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने की बात इसमें की गई है। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात है। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना है। रेशम, ऊन, जूट फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना की बात भी की गई है। देखिए, बात यह है कि स्मार्ट सिटी की बात बहुत दिनों से की जा रही थी। स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा प्राइज सिटी थी इंदौर की क्या हालत हुई हम सब जानते हैं। तो जो चीज कही जा रही है, या जो मैंने इसलिए कहा ना, सपनों में चलता हुआ बजट, जो आप कह रहे हैं उसको करने के लिए क्या करना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है। बजट में जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी अगर होंगे और वो ईमानदारी से सुन रहे होंगे, उनको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे थे। ये बजट वैसे ही काफी क्लोज सेक्टर का है, इन्होंने कुछ क्लियर किया नहीं। दूसरा, आप ये पहले से ही ये तय था होता है कि बजट में फायदा किसको देना है। जिनको देना था उनको अभी भी दे रहे हैं। आप इथेनॉल बेस्ड या बायोगैस बेस्ड फ्यूल जो है CNG, वो सस्ता भी हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है वो भी सबको पता है कि किसकी इंडस्ट्री, किसके बेटे की इंडस्ट्री क्या हो रही है, किसको फायदा हो रहा है उससे। वो चाहे इथेनॉल बेस्ड रहा हो, चाहे बायोगैस बेस्ड CNG की बात हो रही हो। तो सियान एग्रो किसका है वो सबको पता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता चल पाती, वो धीरे धीरे पता चल रही है। इंटरनेट का दौर है। आप AI की बात कर रहे हैं कि AI से आप फायदा करेंगे, लेकिन वो जब तक आपका जो मूलभूत ढांचा है वो ठीक नहीं होगा तो उसमें आप कैसे AI से मदद लेके फायदा दे देंगे। तो ये कहानियां बताने से बेहतर है आलू किसान जो बैठा हुआ है वो हमेशा से उम्मीद कर रहा है उसका क्या हुआ। जो लोग इंतजार कर रहे थे रोजमर्रा वाले कि उनको फायदा मिलेगा स्लैब से, कोई स्लैब में बदलाव क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण? सर्वेश जी स्लैब को लेकर के तो सरकार का कह रहे हैं 12 लाख रुपए तक की इनकम तो हम ऑलरेडी टैक्स फ्री कर चुके हैं, उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है।
पौने क्या 13 महंगाई लाख, महंगाई तो महंगाई 12,75,000। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। जीएसटी के 2 स्लैब, जीएसटी के विशाल 2 भाई स्लैब, महंगाई, विशाल जीएसटी भाई के 2 स्लैब महंगाई, खत्म हो विशाल चुके भाई, हैं। विशाल भाई नहीं, जो अभी 2 लाख, अगर आप गरीब की बात कर रहे हो तो फिर गरीब के लिए और मिडिल क्लास के लिए तो ये है जो पिछले साल में किया गया है, जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करना और 1 लाख तक की। पिछले साल से भी कोई संतुष्ट नहीं था विशाल भाई, और इस साल के बजट में फिर गरीबों के लिए क्या है? आप कंगना रनौत का बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा टैक्सेशन का नाम ले लिया कि टैक्सेशन में बड़ी रिलीफ है। टैक्सेशन में क्या रिलीफ है? वो तो सांसद है उसकी। टैक्सेशन में रिलीफ की बात है? कोई आपको दिख रहा है इस पूरे बजट में टैक्सेशन में कहीं गरीब को कोई रिलीफ हो रहा है? गरीब, मैं तो आपसे मिडिल पूछ रहा क्लास हूं कि नहीं है क्या? टैक्सेशन में क्या रिलीफ होना चाहिए था? आप होते टैक्सेशन बिल्कुल जो महंगाई तो का 12 लाख की बजाय पहली इसको चीज बढ़ाकर क्या कर देते? 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख क्या कर कर देते सकते आप? थे, जो महंगाई का आलम है बिल्कुल कर सकते थे। जो हर चीज महंगी है। किसी को अगर अभी मिडिल क्लास को अभी आज के दौर में अगर बिटिया की शादी करनी हो तो उसकी हालत केवल सोने खरीदने में, वो पीतल की बात जो कह रहे हैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जी, पर वो इसी पे बेस्ड है। मेरा तो सर एक सवाल है, सोने और चांदी के दाम क्या सरकार तय करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती फिर? सरकार। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तय नहीं करती तो 2014 से पहले भी तय नहीं करती रही होगी। इनके टाइम पे तो नहीं बदल गया होगा ना। बिल्कुल। तो ये अगर उस समय चाहते थे कि कम हो जाए, यही सारे मुद्दे होते सोने तो चांदी के मुद्दे दाम नहीं हो सकते। नहीं, मैंने नहीं सुना कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कभी ऐसा कहा हो कि सोने चांदी तुम के उस दाम समय नहीं बढ़े हो, सोने नहीं बढ़े चांदी तो के नहीं दाम कहा। कांग्रेस नहीं कम कर रही है, ऐसा तो मैंने भी विपक्ष में रहते हुए भी नहीं सुना होगा। विपक्ष में रहते हुए बहुत सारी चीजें कही थी इन्होंने, जो आपके हिसाब से मार्केट लिंक अरे मैं समझ गया आपकी बात को, मैं ये कह रहा हूँ सोने चांदी के दाम सरकार घटा दे। चलिए आप मान लीजिए नहीं घटा सकते, मान लिया मैंने, ठीक है, मान लिया। महंगाई यानी बढ़ गई है, तो महंगाई अगर बढ़ गई है तो आप उसके लिए परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गरीब की क्या करेंगे? टैक्सेशन कम कर देंगे। इस बात पर आइए ना, तो टैक्सेशन मैं शुरू से उसी पे हूं। ठीक, मैं शुरू से उसी में हूं। मैंने इसीलिए कहा कि अगर मिडिल क्लास को अपनी बेटी की शादी करनी होगी तो आप मान लीजिए सोना महंगा है, ये तो मान रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आप अभी भी मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है रियल एस्टेट की हालत आप देख लीजिए, बड़े शहर क्या छोटे शहर क्या, मकान आपकी रीत से बाहर हो चुके हैं। बाहर है। एक नौकरी पेशा आदमी के लिए मकान खरीदना एक सपना हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी कोई चीज मेट्रो मेगा सिटीज में बची नहीं है। नहीं बची है, बिल्कुल नहीं बची है गिरीश जी। उस हिसाब से ये जो 1 लाख रुपए महीने वाली विशाल भाई बात कर रहे हैं ना, जो कमा रहा होगा वो भी बेचारा वो घर नहीं खरीद सकता है। वो लोन नहीं तो दे पाएगा। मैं वहां पे जो ना तो उसे लोन मिलेगा और ना तो वो ईएमआई चुका पाएगा। बिल्कुल। तो इंस्टेंट रिलीफ, अगर लोन पे भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, वहां पे भी आप, ऐसा नहीं है वो उसके रीच में है। होम लोन भी महंगा है अभी। और अगर आप टैक्सेशन, एक इंस्टेंट रिलीफ है जो गवर्नमेंट दे सकती थी, अभी दे सकती थी, लोगों को उम्मीद थी कि मिलेगा, नहीं मिला। गिरीश जी, कृषि क्षेत्र के अलावा भी मैं बाकी चीजों के बारे में जानना चाहता हूं जिसका मैंने जिक्र किया, रियल एस्टेट का। आप भी मानते हैं मेट्रो सिटी हो, मेगा सिटी हो, धीरे धीरे करके छोटे शहरों में भी जो मकान खरीदना है वो एक आम आदमी की रीत से बहुत बाहर निकल गया है। वो लोन चुकाने की स्थिति में, ईएमआई भरने की स्थिति में भी ज्यादा नहीं रह गया। अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है कहीं। गिरीश जी, क्या आपकी आवाज नहीं आई अभी? जी, मैं ये कह रहा हूं रियल एस्टेट को लेकर के अफोर्डेबल हाउसिंग अब कहीं बची नहीं है। आवाज सुन तो प्लीज आप। नहीं, मैं रियल एस्टेट के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जो आप लोग ये कह रहे हैं कि बजट से कुछ नहीं होता, तो मैं उस पर फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप आर्थिक सर्वे को देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले डिकेड में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% से ज्यादा है। आपको याद होगा 2015 से पहले हम एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में करते थे कि अगर ऐसा हुआ तो, और जो कि आज यथार्थ में हो रहा है। तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा। 2-3 चीजें हम क्यों मिस कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज हम पिछले बजट में 8-9 साल से कर रहे हो उसका असर इस आर्थिक सर्वे में दिख रहा है। हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है मोर देन 4% हो रहा है, 4.4% डिकेडल ग्रोथ है। इससे बड़ी बात तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी सेक्टर में देखा जाए। दूसरी बात जो हम ये कर सकते हैं कि जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते थे, जब हम लाइव स्टॉक की आजकल की बात कर रहे हैं, अभी आपने फिशरीज में देखा, हम बोल रहे हैं कि जो इंटरप्रेन्योरशिप लाइव स्टॉक में करें, हम फिशरीज में करें, हम सारे वाटर बॉडीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत है आपके ऑडियो में, मैं आपके पास लौटता हूं। किसान के घर मैं लौटता हूं आपके पास। इस तरह से चीजें बदली है। ठीक है गिरीश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभिषेक जी, जिस चीज का जिक्र मैंने किया रियल एस्टेट की बात, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अक्सर बजट में बहुत सारी बातें होती थी। हमारा तो ऐसा मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जैसा आप कुछ रह नहीं गया। आप किसे अफोर्डेबल कहेंगे मेट्रो सिटी, मेगा सिटी में, वो तो अब वो अफोर्डेबल की परिभाषा में आता नहीं।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस वाले बजट को देख के मैं ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अभी कुछ रियायत है कुछ, सिंस देखो एक सबसे बड़ी बात विशाल जी क्या होता था कि हमें इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिल जाती थी ओल्ड रिजीम में अंदर। कहीं ना कहीं बंदा ये सोचता था कि अब एक 5-7 साल पहले आपको भी याद होगा जब आप ITR भरते थे तब इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती थी। 2 लाख 4 लाख आप इंटरेस्ट की रिबेट ले सकते थे अफोर्डेबल। अब चलो इंटरेस्ट दिया कम से कम उसका फायदा, अब वो भी हट गई। अब न्यू रिजीम में आ गए तो उसका फायदा भी नहीं है। देखो एक ये सिग्निफिकेंट आम आदमी के लिए बड़ा सेटबैक है। नंबर 2, आपको कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन, आज रेरा भी आपका बना हुआ है तो रेरा आप देखिए मोस्टली आप उठा के देख लीजिए, मैं तो इन सब चीजों के साथ डील रहता है तो उनका एग्जीक्यूशन होना, ऑर्डर भी पास करते रह रहा तो बिल्डर जो लॉबी है इतनी सॉलिड है कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते। आप मान के चलिए वो जो आम आदमी है, आपने घर ले लिया, अब आपका लेट तक डिले हो रहा है, अब इंटरेस्ट लेने के लिए आपको मतलब 5-5 7-7 8-8 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है, जबकि रेरा क्लियर क्रिस्पी होना चाहिए। तो उसके बारे में मेरे ख्याल से अभी तक कुछ है नहीं। और आपका अभी लेटेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे इंजीनियर जी थे नोएडा वाले, आप देखिए वहां पे आपको रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। हम बात करते हैं मंगल में जीवन की, यहां जीवन में मंगल नहीं है साहब। आप कहीं भी पहुंच जाए पर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही कौन करेगा? यहाँ पे आपको नकेल कसनी पड़ेगी। आज हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब हमारे फायर ब्रिगेड के पास, आप देखिए उस बंदे को बचा क्यों नहीं सके, उसके पास रस्सी नहीं थी बड़ी। अब वो बंदा और ठंडा पानी था, वो जो डिलीवरी बॉय है वो कूद गया। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस बंदे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, उसके पिताजी वहां खड़े खड़े उसको डूबते हुए देखते रहे। तो हम कहां पे हम बात कर रहे हैं, कौन से विकास की बात कर रहे हैं, जब तक आप आम आदमी को जो कानून बने हैं उन कानून की मदद से उसकी जो बेसिक सहूलियत है उसको प्रोवाइड नहीं और करोगे। ये भी कोई गांव देहात में नहीं, नोएडा जैसी जगह में जो यूपी को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ये वहां हो रहा है। आप सब यहाँ बैठे हैं, देखो ठीक है आप विकास कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, सबसे सहमत हूं। आप हम आम आदमी की सुविधा क्या है? मैं हाउस टैक्स देता हूं, मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं है साहब। आप में सब में से बताएं किसका साफ रहता है? मैं कमर्शियल उस पर रहता हूं, DDA वाले टैक्स लेते हैं साहब, आप नकेल क्यों नहीं कसते? आप वहां पे, मैं लीज होल्ड कराने के लिए मैं परेशान हूं, बिल्डर पैसे ही नहीं देता, ग्राउंड रेंट जमा ही नहीं कराता, कर लो उसको कुछ जो करना है, हम परेशान होते रहेंगे। कोई कानून कोई लॉ नहीं है, बिल्डर पूरा का फायदा उठाता है साहब। इनके लिए आम आदमी को यहाँ धरातल पे आके इन सब चीजों के लिए आपको लॉ बनाने पड़ेंगे और उनके कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। LB सिंह साहब, देखिए सरकार ने इस बजट में रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। आज स्थिति ये है, जैसा कि सर ने बताया कि 8-8 साल 10-10 साल तक अपना पैसा बिल्डर को देने के बाद वो EMI भी दे रहा है और घर का किराया भी दे रहा है, लेकिन उसको अपना घर नहीं मिल रहा है। ये खामियां हैं। रेरा बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि रेरा आ गया है, रेरा बनने के बाद जो बिल्डर अपना एफिडेविट देगा कि मैं 3 साल में दूंगा या 4 साल में दूंगा या 5 साल में दूंगा, तो 5 साल में उसको पोजीशन देना चाहिए और देना आवश्यक है, नहीं तो बिल्डर के ऊपर हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। लोग जो है अपना पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, लोन की EMI देते हैं और उसके बाद किराए के घर में रहते हैं। ये तो बहुत ही, ये खाली नोएडा में नहीं है, ये मुझे लगता है पूरे देश में है। जहां जाओ, जहां बिल्डर देखो, वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा करके पैसे पूरे लेके उसमें 5 साल 7 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जरूर फर्क पड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पे टावर वाइज पेमेंट करके और रजिस्ट्री कराई जा रही है। और नोएडा में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, 4-5 प्रोजेक्ट को छोड़ दो तो किसी में रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि किसी बिल्डर के ऊपर 3,000 करोड़ बकाया है, किसी के ऊपर 5,000 करोड़ बकाया, किसी के ऊपर 15,000 करोड़ बकाया है। तो इन्होंने 10% दे के लोगों से पैसा लेकर के बिल्डिंग तो बना दी, बेच दी, लेकिन पैसा नहीं दिया। और न जो सुविधाएं इन्होंने कही थी कि अलॉटमेंट के समय, बुकिंग के समय कि मैं ये सुविधाएं दूंगा, वो भी सुविधाएं नहीं मिली। तो बहुत ही स्थिति खराब है। सरकार ने जो रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाई है, अब इसका क्या क्या काम होगा, ये कैसे रन करेगा, इसका जो है पूरे देश के बिल्डरों पे किस तरीके का शिकंजा होगा, ये तो भविष्य बताएगा। एक सोने और चांदी पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। 2 दिनों में जिस तरीके से चांदी गिरी है, बहुत सारे निवेशक बहुत चिंतित हैं।
उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। 1,36,000 अचानक से डिप आ जाना, अब यहां से आगे क्या होगा जो दुनिया में भर में चल रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में इस तेजी को देखते हुए बहुत पैसा लगा दिया इस पर। देखिए, सोने चांदी का रेट बढ़ना और घटना न देश के हाथ में है न सरकार के हाथ में है। खरीद ज्यादा हुई बढ़ गया, खरीद कम हो गई घट गया। और जो ये 4 लाख रुपया चांदी पहुंची थी, अगर आपको ध्यान हो, आज से 10-15 साल पहले इसी तरीके से चांदी माई थी। लोगों ने अपनी फैक्ट्री पे लोन लेकर के चांदी खरीद लिया और चांदी का रेट नीचे आ गया। न फैक्ट्री मिली और न चांदी मिला, न कोई उसका बेनिफिट मिला। तो इस तरीके से जो निवेश करते हैं वो क्या सोच के करते हैं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, जरूर ये बात जरूर कहने योग्य है कि 1,60,000 1,70,000 रुपया सोना और 3 लाख 3.5 लाख किलो अब 2,65,000 पर आ गई है, गिरकर 1,36,000 गिरी है, तो 2,65,000 पर आ गई। सर अभी और घटेगा, जहां तक मैं समझता हूं जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से घटेगा। भाई ओरिजिनल एक्चुअल कंज्यूमर तो चाहिए। चांदी बिकता है तो चांदी कोई बर्तन बनवाएगा, चांदी कोई गहने बनवाएगा। इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ा है, इंडस्ट्री यूज बढ़ा है, ईवी में बढ़ा, डिफेंस के सेक्टर में बढ़ा है, और उसी की वजह से चांदी की ये तेजी हुई भी। चाइना ने एक्सपोर्ट भी अपना बंद कर दिया। अभिषेक जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, दो चीजें मैं जरूर विशाल जी कहना चाहूंगा। एक बड़ा मीम आपने भी देखा होगा कि वैसा पहले काजू की कतली पे ही चांदी लगती थी, अब ईवी में भी लग गई, आपके और भी वो हो गए। तो आप बताइए 2 महीने के अंदर ऐसा कौन सा अचानक इतने सेगमेंट पैदा हो गए कि चांदी 1,25,000 से 4 पहुंच गई। नंबर 2, आप देखिए कमोडिटी मार्केट, मैं मानता हूं ये इंटरनेशनली ड्रिवन फोर्स है जो कमोडिटी के प्राइस तय करती है। सर कह रहे थे हमारे, बिल्कुल ठीक, परंतु हमारे यहाँ MCX का गवर्निंग बॉडी कौन है साहब? NSE BSE की गवर्निंग बॉडी आती है साहब सेबी। आप बताइए कल 3% लोअर सर्किट लगे, अल्टीमेटली लास्ट कंज्यूमर कौन है और नुकसान किसको हुआ? क्या हमारे पास अभी भी ऐसा सोच नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे या हमारे पास साधन नहीं है कि गवर्निंग बॉडी कमोडिटी मार्केट पे लगा दी जाए? क्यों नहीं लगा रहे हम आज? मतलब ये कॉमन मैन जानता है कि वैसे उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है। 5% आप देखिए शेयर मार्केट में भी लोअर सर्किट रखता है तो एक सीमा है उसकी, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा साहब। आपने सब कुछ छोड़ दिया, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जी। आए सबसे ज्यादा अभी बोल रहे थे जी 7 लाख जाएगा, तो आसपास के लोग सब कूद पड़े, पता लगा एक दिन में 1,65,000 नीचे आ गए, सब वो सराफा बाजार खत्म हो जाएगा। आप देखिए फिजिकल मार्केट की जो रेट है और जो MCX की रेट है उसमें दिन रात का फर्क है, तो काय का मार्केट है? इन सब चीजों को अगर आप एड्रेस नहीं करते, कोई दिमाग नहीं लगाते इस तरीके के, जब जहां पे हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रोंग है, हम कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम जो हमारा एसएससी है, हम एसएससी कौन है? टैक्स पेयर, हम उसको नुकसान में तो ना दे। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, आज नहीं कल। ज्यादा लेट हो उससे अच्छा है कि हम पहले कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तो बहुत देर से हाईलाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात क्या लगी है आपको, सबसे बड़ी बात क्या लगी? आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर क्या डालेगा? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसी कोई हेडलाइन, अगर आप हेडलाइन पूछे मेरे से बजट की, तो हेडलाइन मेरे लिए केपेक्स है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पर फर्क डालता है। 12,10,000 करोड़ का केपेक्स है। ये बहुत ही क्योंकि लॉन्ग टर्म में आज हमारे देश ने जो GDP दिखाई है उसका मुख्य रीजन है सरकार का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार खर्च कर रही है पिछले कई सालों से, वो कंटिन्यू रहेगा 12,10,000 के हिसाब से। दूसरा केपेक्स है, ये थोड़ा मैक्रो लेवल पे आम आदमी के इतने काम का तो नहीं है, वो बोरोइंग का होता है, उससे आम आदमी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महंगाई हमारी नियंत्रण में है। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, बर्ड वॉचिंग से लेके और फिस्कल डिसिप्लिन वॉचिंग तक है, टर्टल ट्रेल से लेके और आयकर की छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। मुझे लग रहा है आम आदमी के लिए, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कंप्लायंस में ईज की गई है। 15H 15G फॉर्म होता है जो आपको अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है, आप सिक्योरिटीज में दे दीजिए। रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। ITR-U अपडेटेड फाइल करते हैं। टेक्निकल चेंजेस हैं जो सब आम आदमी। लेकिन शरद जी आप मानते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि खजाने में इतना नहीं है कि दिया जा सके अब और बांटा जा सके। हाँ, मुझे लग रहा है सरकार बड़े लेवल पर सोच रही है कि जो बड़े खर्च हैं उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं विशाल ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि जब आप बड़ा खर्च करते हैं तो धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन होके आम आदमी तक पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर कोई नई सड़क बनी, नई हाईवे बनी, जैसे
रेल कॉरिडोर्स बनने की बात है, जो रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं, तो वो रेल कॉरिडोर्स बनेंगे तो लोगों को फायदा पहुंचेगा उसका, प्लस उसमें जो स्टील लगेगा, जो व्यक्ति काम करेंगे। तो सरकार की मुझे लग रहा है इस बार थोड़ी सी मैक्रो दृष्टि रही है। हालांकि छोटी छोटी चीजें भी बहुत हैं। ट्रेनिंग की बात करें हम तो टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग है। आम आदमी की मैं आपको बात करूं तो छोटी छोटी चीजें कई निकल के आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं निकलूं तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो 2.0 किया गया है, बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसमें निकल के आएंगे। 40,000 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया है। और टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात की गई है। अच्छा, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट 3 एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। जो आयुर्वेद से जो लोग संबंध रखते हैं वो जो लिए उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल जो बनाने की, हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल हॉस्टल बनाने की बात की गई है हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। इसको भी आप आम आदमी से जोड़ के देख सकते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स की बात की गई है। 15,000 स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। तो मुझे लग रहा है जो आम आदमी की बात करें तो ऐसे अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश, दो तरीके से देखिए इसको, अक्रॉस द बोर्ड जितने भी आम लोग हैं उनके लिए तो जो मैक्रो अनाउंसमेंट्स हैं उनका असर धीरे धीरे दिखेगा। पर सेक्शन वाइज अगर हम देखें, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की बात है, गर्ल्स हॉस्टल की बात है, तो सेक्शन वाइज आम आदमी के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं। छोटी छोटी चीजें टूरिज्म की बात है। जितना लोग सोच रहे थे कि बिल्कुल खजाने में से कुछ निकल आएगा, वैसा भले ही ना हो। समय की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी और जिस तरीके से रिएक्शन राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो भी आपको हम सुनवाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।